दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे तक की डेवलपमेंट और ताज़ा सी जो खबरें हो चुकी हैं डेवलप, वो लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ देंगे एज यूजुअल नन अदर देन राना इसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने। तो जनाब नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि पूरी उम्मत को अपनी शायरी से जगाने वाले यानी कि इलामा इकबाल, मोहम्मद इलामा इकबाल का 140वां आज यौम हम पैदाइश मनाने जा रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या हुई है रान साहब? छुट्टी बहाल हो गई है। सबसे बेहतरीन बात ये हुई है कि छुट्टी बहाल हो गई। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि 9 नवंबर से जब तक छुट्टी ख़त्म हो गई थी, बच्चों के अंदर वो वाली आगाही ही ख़त्म हो गई थी कि जी ये भी इकबाल डे है। और अभी वाली हमारी यंग जनरेशन, अच्छा तो जब हुआ उन्होंने कहा अच्छा ये इकबाल डे भी होता है, इसके ऊपर भी आप छुट्टी इसमें करते पता क्या है, देखो इनको ज़रूरी नहीं कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए छुट्टी हो। नहीं मैं 9 नवंबर को होना ये चाहिए कि स्कूलों में अल्लामा इकबाल के ऊपर डे होनी चाहिए। हाँ, टैबलोज होते हैं बच्चों को बताया जाए और बच्चों को ये बताया जाए कि इकबाल कौन थे, उनका रोल क्या था, वो कितने अजीम शख्सियत थे। और ये सारी चीज़ें उन तक जानी अच्छा नहीं, हमारे जब हम स्कूल में थे तो ऐसा होता था कि एक दिन आगे पहले या एक दिन बाद में 9 नवंबर से तो हम लोग टैबलोज और ये सारी चीजें करते थे। हाँ तकरीबन, लेकिन छुट्टी हम लोग खूब मनाया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल हम तो मुख्तसर उसमें तो अभी सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इलामा इकबाल को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। और मैं कहती हूँ बड़ी प्यारी और खुशाइंद बात हमेशा से ये लगती है मुझे कि भाई ऐसे जो हमारे हैं, जैसा कायदे आज़म के हैं, इलामा इकबाल के हैं, उन देश के ऊपर हमारी जो आला क़यादत है, ज़ाहिर बात है ऊपर सुप्रीम क़यादत जो भी हमारी है, वो लोग ये खराज तहसीन पेश करते हैं तो वो फिर बात ये है कि एक ट्रेडिशन को लेकर खराज तहसीन जो है वो पेश करना अच्छी बात है, लेकिन इससे कहीं अच्छी बात है कि जो उनके अफकार हैं उनके ऊपर भी अमल कर लीजिए। ये तो जो हैंड आउट बना बनाया होता है, हर साल एक ही तरह का होता है, एक ही तरह रिलीज़ होता है, और जो मुतलका अफसर होता है PID का वो हैंड आउट रिलीज़ कर देता है। असल चीज़ तो ये कि जो इकबाल ने हमें सिखाया, सबसे बड़े तो जो फ़लसफ़ा खुद ही है। ठीक है, जो वो सिखाया अगर हम उसके ऊपर अमल कर लें तो शायद अक़वाम आलम में हमारा मेयार और बस शेर तक ही रह गई बात, खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ जी, हाँ जी वो वाली बात। अब मैंने चूँकि हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे जाना होता है तो इकबाल, अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत जो है, उनके शायरी पे, उनके अफकार पे बहुत बात हुई है। लेकिन ना मैं भी एक जर्नलिस्ट या लिखाने का, मैं उनके जो अल्फाजों का चुनाव है ना वो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर ऐसा लगता है कि जितने बड़े अल्फाज हैं वो जब हज़रत साहब शायरी करते होंगे तो हाथ बांध के सामने खड़े होते होंगे कि मुझे कौन से लफ्ज़ को ये चुनेंगे। अब वो जो है कि खुदी का सिर, अब ज़रा शायरी और अल्फाजों का वो फैलाओ ज़रा। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फुगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता वो पैवन, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा। और अब ये ज़रा इस शेर को देखो, कहते हैं कि और ये आज के दौर के ऊपर देखो कितना इस पे, मतलब ये ऐसा लगता है आज के दौर के मुताबिक है। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ट्रिब्यूट तो नहीं पेश कर सकते अल्लामा साहब को, हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हम उनके शेरों पे पूरा उतर सके, लेकिन फिर भी जैसे हैं माड़े मोटे जैसे भी हैं, हम आज के दिन अपने अजीम मुफक्कर शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल साहब। अच्छा, जैसे इसार साहब आपने अभी कहा ना कि उनके लफ्ज़ों का चुनाव और वो उनकी तर्ज़ शायरी जो है ना, वो कम से कम जैसे अब आप जब उनके शेर पढ़ते हैं और आप, क्योंकि अभी आपने जिस तरह मुझे कहा था कि मुगालता हो जाता है कि बहुत सी तस्वीरों के साथ लगा के जोड़ देते हैं, तो उनकी मतलब एक समझ आ जाती है उनकी तर्ज़ गुफ्तगू क्या थी, उनकी तर्ज़ चुनाव वर्डिंग्स क्या थी। मेरी उर्दू और इंग्लिश से चेक करें आप। नहीं बिल्कुल चुनाव वर्डिंग्स, अब वो तो मैं वही कह रही हूँ ना, वो पता चल जाता है कि ये आलम तन्हाई मुझको तो डराती है,
इस दश्त की पनाह, कि ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी कायनात है और वो इस शेर में समो दी है उन्होंने। वही अब मेरा ख्याल है कि जो अब ये जो खुदी को जो बुलंद किया हुआ है और अंदर से जोश और जज्बा हमारी उम्मत में डाला गया हुआ है, उसके अब आज बड़ी खूबसूरत सी एक मिसाल इसलिए है क्योंकि मैच है, सेमीफाइनल है और न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला भी किया है। और आपको बताएं कि जब न्यूजीलैंड और क्या चले पाकिस्तान का हो जाए, जिसके साथ भी हो, तो फिर आपको पता है आपको भूख नींद सब कुछ उड़ जाती है। और सेमीफाइनल हम तो माशाल्लाह, मैंने पिछले क्या नाम है शो में भी मैंने अल्लाह मियाँ से या अल्लाह तेरा शुक्र करके कहा था कि हम सेमीफाइनल में अगर सर जी, यही दुआ मेरी दोबारा ही रहेगी। बड़ा दिलचस्प एक मैं देखे ऑस्ट्रेलिया में 1992 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तब भी पाकिस्तान आउट हो गया। ऑल ऑफ ए सडन बारिश हुई, साउथ अफ्रीका के साथ वही हुआ जो हमारे साथ मैच में उसके साथ हुआ और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से हुआ था और फाइनल इंग्लैंड से हुआ था। अभी इंग्लैंड मौजूद है जिसका इंडिया के साथ होना है। अगर तारीख को दोहराना ही है तो फिर पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड को इंशाल्लाह हराएगा और उसके बाद फाइनल हमारा इंग्लैंड से। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया से हो, जरा मजा है ना, फिर जरा उसका तो जो मजा है क्या सूरत हाल और क्या नहीं। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन ये है कि शाहीन आफरीदी ने फिल एलन को जो है एलबीडब्ल्यू, अच्छा दिलचस्प बात ये है कि पहली गेंद पे एलबीडब्ल्यू वो इनसाइड एज था, तो उसके बाद अगली गेंद जो कि रिव्यू लिया उन्होंने, रिव्यू लिया, फिर अगली गेंद के ऊपर वो एग्जैक्टली। मुझे बड़ा मजा आया नाज़रीन, सीरियसली बता रही हूँ कि बड़ा राणा साहब का इंटरेस्ट भी बहुत है क्रिकेट में भी। अभी देख रहे थे हम शॉट्स जब हुए तो उन्होंने कहा कि जब आउट हो गया, उन्होंने कहा रिव्यू लेने की जरूरत नहीं, चुपचाप चला जाए यहाँ से पेविलियन चला जा, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं कि तू हो गया वह आउट। बड़ा मज़ा आया देख के भी फिन एलन ने। और अब देखें में गर्मा गर्म सा मैच तो हमारा अब आपने जाना है चूंकि अपने असल इश्यूज की तरफ, लेकिन एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा, ये जो पूरी कौम कहती है हम दुआएं मांगते हैं और फिर हमारी टीम पहुंच जाती है, तो एक दफ़ा मिल के सही सच्चे दिल से पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि इसके ऊपर जो नहुसतों के साए हैं और इसके ऊपर जो ऐसे लोग हैं जो पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं और इस मुल्क को पनपने नहीं देते, एक दफ़ा मेरा ख्याल है पूरी कौम मिलकर बड़ी डीप और बड़ी गहरी आपने सीरियसली बात अगर अल्लाह ने दुआ कबूल ही करनी है तो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्यों करें, अल्लाह से दुआ ही करें। अब वैसे तो वो कादिर मुतलिक है जो चाहे दे दे, लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके लिए बेहतरी एग्जैक्टली। अच्छा जी, 1 बजे तक की जो सारी डेवलपमेंट हुई है वो हम लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं, उनके ऊपर तज्ज़िया और तबसरे आपके साथ करेंगे। ये तो जो डेवलप हो रही थी चीज़ें, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि पहले क्योंकि आप क्रिकेट की बात ना करें तो आपका दिल नहीं भरता, ज़ाहिर सी बात है। तो अब आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खतूत और एक ख़त्म अशद शरीफ के कत्ल के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा भी है। इसके ऊपर से हम बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खतूत जो अरसाल हुए उनके हवाले से ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। एक ख़त्म अशद शरीफ के कत्ल के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। और इसी पे मेरे ख्याल से हम अपने गेस्ट को भी पहले बता दूं कि अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। और नज़ीर लगारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नज़ीर लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सर, मैंने कहा पहले मैं ज़रा आपसे करूं फिर अमीर की तरफ जाऊंगा। सर, ये जो 2 खतूत लिखे गए हैं और एक में इमरान खान साहब के हवाले से और एक में अरशद शरीफ के हवाले से, 2 अलग-अलग ख़त क्यों लिखे सर? एक ही ख़त भी लिखा जा सकता था। नहीं, जाहिर है 2 अलग-अलग मामलात हैं, 2 अलग-अलग अगर कमीशन बनते हैं 2 अलग-अलग कमीशन बनेंगे, 2 अलग-अलग टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे, 2 अलग-अलग सारे मामलात अलग हैं, इसलिए ये मुनासिब समझा गया कि 2 अलग-अलग खत लिखे जाएं। बिल्कुल ठीक सर। ये क्योंकि मामलात अलग थे इसलिए उनके बारे में 2 खतूत लिखे गए होंगे, हम ये समझते हैं। सर, कल खतूत का ऐसा लगता है भरमार थी। एक ख़त वज़ीर दाखिला ने भी लिखा पंजाब और KPK को, और एक ख़त पंजाब ने लिखा विफाक को। तो क्या फिर क्या ये समझा जाए सर कि इमरान खान साहब ने भी फौरी तौर पे एक अच्छा यू टर्न लिया और पंजाब भर में मुजाहरे वगैरह जो है वो ख़त्म कर दिए? तो कहीं कोई थोड़ी सी आज एहसन इकबाल साहब ने भी कहीं ये कहा कि हाँ कुछ हो रहा है,
तो सर क्या आप समझते हैं कि कुछ थोड़ी सी बातचीत की तरफ मामला गया है? मेरे ख्याल में बातचीत की तरफ जाना चाहिए और इस सूरत हाल से पाकिस्तान को निकलना चाहिए, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें ख़राब हैं। आपके मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपका जो शहरों के अंदर स्ट्रीट क्राइम है उसका रेट बढ़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हुई है। तो अगर आप एक पेज पर आकर सब कुछ एक पेज पर ये नहीं हो सकता है कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हो, लेकिन इदारों को सबको एक पेज पर, पाकिस्तान के लिए सबको एक पेज पर जाना होगा और कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि फलां एक फरीक की जो है वो हैसियत ख़त्म हो जाए और उसको तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाए और बाकी दूसरा फरीक जो है उसको हम ऊपर लेकर उठें। ये नहीं होना चाहिए। वो अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी पिच पर खड़े रहें और उसी तरह से काम करें, लेकिन उसका नुकसान जो है वो रियासत को या ममलिकत को या स्टेट को, उससे बढ़कर मुल्क को नहीं होना चाहिए। ठीक है। अमीर अब्बास, वज़ीर आज़म साहब कल अचानक लंदन चले गए, तो क्या इत्तलात हैं, क्यों गए अचानक एकदम बजाय पाकिस्तान आने के? देखिए, दौरा तो शेड्यूल नहीं था लंदन का, उन्होंने मिस्र से वापस पाकिस्तान आना था। लेकिन आप जानते हैं राना साहब के वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन सारी हिदायत और अहकामात लंदन से ही मिलते हैं। और अब जो आगे अहम तैनाती का मामला है, फिर इमरान खान को डील कैसे करना है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है या नहीं लगाना, इमरान खान का इलेक्शन का मुतालबा मंजूर करना है या नहीं करना, ये सारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं, आप जानते हैं कि अब तो वज़ीर आज़म ऑफिस भी बग है, वज़ीर आज़म की गाड़ी पर भी कोई एतमाद नहीं कि वज़ीर आज़म गाड़ी में बैठ के किसी से बात कर सके। तो वज़ीर आज़म ने फिर मुनासिब समझा और नवाज शरीफ चाहते थे कि वहीं बैठ के दोनों भाई राज़ो न्याज की जो भी बातें हैं और जो मामलात हैं उनको तय करेंगे। बाकी जो इनके इत्तेहादी हैं उनमें से किसी की कोई ख़ास हैसियत नहीं है सिवाय दो लोगों की, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN। किसी हद तक उसमें फिर JUI का एक पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन जो बागी इत्तेहादी हैं उनको ये ना तो अहम फैसलों में कोई ख़ास एतमाद में ले रहे हैं, ना ही वो कोई इनके फैसलों में कोई ख़ास इनपुट दे रहे हैं। उसकी वजह यह है, वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि हमने ये एक हिमाकत कर दी थी। इमरान खान जो अपने बोझ तले खुद दब रहा था, जिसका इजहार सरदार अख्तर मेंगल कर चुके हैं, जिसका इजहार ANP के जायद खान ने कहा कि हम शुक्र है कि इस गुनाह में शामिल नहीं हुए। गुनाह वो कह रहे थे काबीना, यानी हम शुक्र है कि काबीना का हिस्सा नहीं बने, और ANP वाकई काबीना में शामिल नहीं हुई। MQM जो है वो शिकवे कर रही है। वसीम अख्तर साहब ने 2-3 रोज पहले कहा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे साथ तो इधर भी हाथ हो गया, पहले भी हाथ हो गया, इमरान खान ने भी हाथ कर दिया, ये भी। सो असल ये जो हुकूमत है वो तो है जरदारी साहब की, PMLN की और किसी हद तक मौलाना साहब की। और फैसले बहरहाल नवाज शरीफ साहब के पास ज़्यादा उनके पास लेवरेज है फैसले करने का, तो वो अपने भाई के साथ मिलके सारी राज़ो न्याज़ की बातें करेंगे। ठीक है। लगारी साहब, आप समझते हैं कि जैसे अमीर अब्बास कह रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे तो डेफिनेटली कुछ डिसीजंस लेके आएंगे और आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि कुछ मामला जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, चाहे वो आर्मी चीफ की तैनाती हो या इलेक्शन हो या और दीगर मामलात हों? जाहिर है कि क्लैरिटी तो होगी, और ये सही कहा है कि वो मशवरे के सिलसिले में गए होंगे और फाइनल अप्रूवल बहरहाल वो नवाज शरीफ साहब से लेते हैं तमाम मामलात में, और पार्टी भी उन्हीं की वजह से खड़ी है। ज़ाती जो करिश्मा है वो शहबाज शरीफ साहब का ऐसा नहीं है कि वो पार्टी को जो है वो एक रख सकें, क्योंकि पार्टी के अंदर भी बड़े बड़े लोग अपने अपने तौर पर भी एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं और अपने आप को भी एक बड़ी चीज समझते हैं। तो महज शहबाज शरीफ साहब का नहीं, फिर वो फाइनल फैसला तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने कराया। हमें हमारी मालूमात ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब से भी राब्ते जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोगों के हैं उनके साथ, और ये भी है कि किसी न किसी हद तक PTI भी दीगर पार्टियों के साथ किसी न किसी सतह पर इंगेज है, और कि कैसे इंगेज है और वो क्या क्या चीज़ें किन चीज़ों पर बात हो रही है, ये बिल्कुल जाहिर है कोई चीज़ जाहिर नहीं होती है, लेकिन पार्टियां एक दूसरे के साथ इंगेज जरूर हैं। मैंने पहले से अर्ज किया है कि सूरत हाल ठीक नहीं है और मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमारे इदारों के लिए ठीक नहीं है, और बड़े गहरे तासर ऐसे
गए हैं सोसाइटी के अंदर कि जी इदारों में बड़ी तकसीम है और इवन सियासी पार्टियों में तकसीम है। आपने खुद देखा है कि जिस तरह कल एतराज एहसन ने जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद जिस तरह से गुफ्तगू की है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन अब लगता यह है कि पार्टी खुद भी एक फासला अख्तियार करने की कोशिश कर रही है बाज़ चीज़ों से। पहले उनका ये ख्याल था कि काबीना में नहीं जाना चाहिए और कम अज कम बिलावल साहब को तो नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैंने अमीर अब्बास ये बताएं कि कल इमरान खान ने पंजाब भर में जो एहतजाज वो ख़त्म कर दिया और सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गए। लॉन्ग मार्च भी उन्होंने ज़रा पोस्टपोन कर दिया है। फिर तीसरी बात ये कि जो FIR में नाम थे उस हवाले से भी चाहे PTI कुछ भी कहे कि यूँ है डेफिनेटली वो FIR जो दर्ज हुई है उसमें इमरान खान की कहीं ना कहीं PTI की कॉन्सेंट शामिल है। तो आप समझते हैं कि इमरान खान थोड़ा सा बैकफुट पे आए हैं और ये क्यों आए? क्या हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ? देखिए ये तो बहुत अच्छा फैसला उन्होंने किया है कि एहतजाज खत्म किया है। सवाल ये कि आप एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? आपका एहतजाज बनता है PDM हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सड़कें आप बंद कर रहे हैं पंजाब की, सड़कें आप बंद कर रहे हैं उन खैबर पख्तूनख्वा की जहां आपकी अपनी हुकूमत है और आप लोगों को अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो हर एहतजाज, लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं कि आप देखिए एक कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं राना साहब इंसान के जिस्म के अंदर, तो वो जो प्रेशर पॉइंट्स है ना आपने उनके ऊपर प्रेशर डालना है। सड़क पे टैक्सला से कोई बंदा अगर रावलपिंडी आ रहा है उसको रास्ता बंद कर देंगे आप, उसको 3 घंटे सड़क पे आप खौफ करेंगे, उसका क्या लेना देना? बिल्कुल ठीक। प्रेशर पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट, प्रेशर पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट। अगर आपने एहतजाज करना है आप इस्लामाबाद में आकर 100 बिस्मिल्लाह बैठे आप यहाँ एहतजाज करें। सड़कों पर टायर जलाकर वहां क्रिकेट खेली जा रही है, उससे क्या सही हासिल है? बल्कि वहां जो लोग फंसे हुए वो कोसेंगे आपको। लोगों में जो आपकी हमदर्दी है, जो आपकी सपोर्ट बेस है वो बहुत ज्यादा है। आप अपनी सिंपैथी फैक्टर को और आप अपनी सपोर्ट बेस को खुद खराब करेंगे। मेरा ख्याल है PTI का कोई सपोर्टर भी अगर हुआ होगा उस ट्रैफिक के अंदर, उसकी फैमिली साथ है, बच्चे साथ है, वो बुजुर्ग साथ है, वो 3 घंटे 4 घंटे सड़क पर फंसा हुआ होगा, वो कोई नेक तमन्ना है तो नहीं आपके लिए लेकर, बिल्कुल आपको दुआएं देगी। ठीक है, ठीक। तो ये अच्छा फैसला है कि उन्होंने इसको खत्म किया है। लेकिन हमारी इत्तला तो ये है कि उन्होंने जुमेरात को जो आखिरी कहा था कि वो कल से शुरू कर रहे हैं लॉन्ग मार्च, वो इस FIR को चैलेंज करने जा रहे हैं। वो किसी सूरत में भी, हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके मुतालबात के ऊपर आ जाए तो फिर वो शायद ये जो FIR में एक 2 स्टार ऑफिसर का नाम डलवाना चाहते हैं वो उससे पीछे चले जाए। लेकिन उनके पास तो कोई फेस सेविंग नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ये 2 अनाव का बन चुका है। अब दोनों में से जो 1 इंच भी पीछे हटेगा उसके बारे में तासुर जाएगा कि उसने शिकस्त तस्लीम कर दी। अगर इमरान खान नाम वापस लेते हैं तो उसका मतलब है इमरान खान हार गए। अगर FIR दर्ज हो जाती है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की शिकस्त होगी। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला कहीं से भी विड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। ये हेड ऑन हेड कोलिजन है राना साहब, ये दो बदू लड़ाई है और ये लड़ाई अगले 20 दिन कम से कम जारी रहे। बिल्कुल ठीक है। लगार साहब, कल वजीर दाखिला ने जो ख़त लिखा KP के हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को, और उसमें उन्होंने कहा कि ये आपने जो रोड शोड बंद करे हुए हैं ये वो सारा इसे ख़त्म करें वरना फिर विफाक जो है वो मिजाज होगा कोई भी एक्शन लेने का। तो सर क्या गवर्नर राज लग सकता है? ये जो हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत इतना वो ले सकती है? डेफिनेटली हुकूमत है और हुकूमत की रिट तो साबित करनी है। राज तो एक कहानी बन चुकी है माजी की, अब गवर्नर राज इस मुल्क में नहीं लग सकेगा। अच्छा, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मावराए आइन जो है कोई ऐसा इकदाम किया जाए जिसकी आइन इजाजत न देता हो। ये कैसे करेंगे? गवर्नर राज उस वक्त आ सकता है जब उस सूबे की असम्बली ये करारदाद मंजूर करे कि गवर्नर हम फेल हो गए हैं, अपने फेल होने का ऐलान करे और फिर उसके बाद कहे कि गवर्नर राज लगा दो। फिर उसके बारे में फेडरेशन जो है वो अपने एक और कार्रवाई करेगी तो फिर जाकर होगा। क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई सूरत हाल है कि वहाँ की असम्बली खुद कहे कि जी गवर्नर राज लगाओ? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे अगले दिन, अगले घंटे नहीं, अगले घंटे में वो हुकूमतें बहाल हो जाएंगे अगर इन्होंने मावराए आइन इक़दाम किया और सूबाई हुकूमतों को हटाने के लिए या सूबाई हुकूमतों को घर भेजने के लिए गवर्नर राज नाफिज करने की कोशिश की। ये इनके हाथ में नहीं है, ये कर नहीं सकते। अगर गवर्नर राज लगाना मुमकिन होता तो पिछले 3.5 साल में 4 साल में इमरान खान ना लगा देते सिंध के अंदर और गवर्नर राज लगाकर पीपल्स पार्टी की छुट्टी कर देते। ऐसा नहीं हो सकता है, आइन में ये मुमकिन ही नहीं है। ये
बिल्कुल सवाल जो खारिज अज़ इम्कान है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ख़त शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस साहब को लिखा है उसमें उन्होंने 5 नकात जो हैं उस पर तवज्जो दिलवाई है, और एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो एविडेंस जो है ज़ाया कर सकती है। ये तो बहुत एक खौफनाक बात होगी सर, इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर अगर इस तरह हो तो। मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस की तरफ से ये वजाहत आई है कि साइट सीन महफूज कर लिया गया है, एविडेंसेस तमाम जमा कर लिए गए हैं और उनके पास महफूज हैं, और जो वाक़े का जो वक़ूआ है वक़ूए को भी महफूज कर लिया गया है। ये बात उनकी तरफ से आई है, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो है इसको एविडेंसेस को ख़त्म कर दिया जाए या मिटा दिया जाए। अच्छा, लेकिन ये कि दोनों फरीकैन को एक बात पर आना होगा। अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि दोनों फरीक जो हैं एक दूसरे की तरफ सर किए हुए खड़े हुए हैं कि किसी वक्त भी टकरा जाएं, लेकिन टकराने की सूरत में जो है वो शायद एक इदारे का भी नुकसान हो, लेकिन जो हमारी सिविलियन साइड है वो कभी इस तरह से टकरा कर किसी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकी है। इनको रास्ता निकालना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाजमी है कि जी सिविलियन ही शिकस्त खाएं, ऐसा नहीं है। और मैं हमेशा जिंदगी भर ये कोशिश रही है कि जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो अपनी हदूद में रहें और वो पार्लिमानी या अदालती या एग्जेक्ट के मामलात में ना है, वो अपने अपने दायरे कार में रहें। लेकिन सर मैं दोनों से एक ही सवाल करूंगा, फिर आपसे लूंगा, फिर मैं अमीर अब्बास से लूंगा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सियासतदान तो खुद दावत देते हैं, अंधेरों में जाके मिलते हैं, सियासतदान तो खुद पैर पकड़ते हैं। एक ही हुकूमत हो तो दूसरा बजाय पॉजिटिव अपोजिशन करने के वो तो रात के अंधेरों में जाके मिल रहा होता है, वो चाहे इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो। तो ये लोग तो खुद उनको दावत दे रहे होते हैं कि आप आए, मुदाखलत करें, हमें यूँ दें। अभी आपने कहा कि जी मामला जो है उसमें हो ताकि ऐसा हो, तो अगर उन्होंने फैसले करने हैं तो फिर ये जमहूरियत किस चीज का नाम है सर? आपने बिल्कुल बजा कहा है और ऐसा होता रहा है। और ये बहाल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट की हैं और उन्होंने ही इन चीज़ों को पैदा किया है। हकीकी सियासी अमल पाकिस्तान में होने नहीं दिया गया फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है हकीकी सियासी अमल नहीं होने दिया गया। सियासी अमल रहा है गुलाम मोहम्मद के हाथ में, चौधरी मोहम्मद वली के हाथ में, अयूब खान के हाथ में, याया खान के हाथ में, और अब तक यानी कि हमारे यहाँ जो है ये, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जो आखिरी वाक़या हुआ है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ है। जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, वो उसको भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आइनी तरीक़ेकार था और आर्टिकल 95 यही कहता है कि जनाब आइन के मुताबिक आप हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। तो वो हुकूमत तब्दील हुई, बिल्कुल ठीक है, दिन के उजाले में हुई, रोशनी में हुई। अमीर बस दिन के उजाले में हुई और आइन के मुताबिक हुई और लोगों ने वोट दिया, लोगों ने अदम एतमाद किया, तो फिर जमहूरी प्रोसेस कुछ तो चलते रहना चाहिए था ना। देखिए 90s में जो हुकूमतें तब्दील होती रही वो भी बज़ाहिर तो कोई मार्शल लॉ नहीं था। 88 के बाद पाकिस्तान में 99 तक कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगा था। हुकूमतें जमहूरी तरीके से ही बज़ाहिर तब्दील होती रही थी। अगर सदर ने उस वक्त गुलाम इसाक खान ने असेंबली तोड़ी थी तो उनके पास इख्तियार था तो उन्होंने तोड़ी थी, लेकिन क्या हम उसको अखलाकी बुनियादों पर या हम उसकी तायीद या उसकी तौसीफ कर सकते हैं? क्या हम उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं उस रवैये की? कतई नहीं। ये जो अभी इमरान खान साहब के हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है, बज़ाहिर तो बिल्कुल ये जमहूरी अमल था, लेकिन मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ राना साहब, ये गैर फितरी रिजीम चेंज हुआ है। बड़ा दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने, गैर फितरी रिजीम चेंज। और मैं अमेरिका वाला तो इमरान खान साहब वो बेचते हैं मंजर को, इमरान खान साहब कहते रहे जो भी अमेरिका का, मैं अमेरिका की बात नहीं मानता, लेकिन कुछ चीजों के ये दो आंखें भी गवाह है इस इस्लामाबाद शहर के अंदर। वो जो मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में कुछ मुलाकातें हमने भी देखी हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों ने किरदार अदा किया है। लेकिन वो तो अमीर पीटीआई के लोग भी कर रहे थे, वो अब भी कर रहे हैं, इमरान खान अब भी उन्हीं से सब कुछ मांग रहे हैं, तो वो तो एक मेरा ख्याल है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है सारा ये। बिल्कुल, ये देखिए ये अलमिया है हमारा। आज इमरान खान ने एक हद फासिल खींच दी
पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से कि सिविलियन सुपरमेसी के लिए एक उन्होंने लकीर खींच दी, बट उन्होंने ये तहरीक जो एक ढल चुकी है सिविलियन सुपरमेसी के अंदर, वो इसको उसकी इंतहा पर नहीं ले जाना चाहते, बल्कि वो इक़्तिदार की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये बड़ा रेयर मौका है राना साहब, लगारी साहब तो हमारे अजीम साथी में से हैं, ये बड़ा रेयर मौका है कि कोई अवामी तहरीक शुरू हो जाए, या तहरीक शुरू किसी और मकसद के लिए हुई होगी लेकिन वो सिविलियन सुपरमेसी का रंग इख्तियार कर ले। ठीक है, मैं जरा लगारी साहब से तो आपकी इस बात पे, लगारी साहब जो अमीर अब्बास कह रहे हैं, लेकिन मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि अगर आप सिविल सुपरमेसी के लिए जंग कर रहे हैं तो आप उन्हीं के साथ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं खुफिया, तो क्या ये मतलब दो अमली नहीं है कि एक तरफ आप सिविल सुपरमेसी की बात कर रहे हैं और फिर उन्हीं के साथ अंधेरों में मुलाकातें करते हैं आप या मुज़ाकरात करते हैं? ये जो एक कुछ गुज़श्ता 50-55 साल से जितना सियासी अमल हो रहा है हम इसको देख रहे हैं। मैं तो बज़ाते खुद इस सारे अमल को देख रहा हूँ। मैंने याहिया खान को टेक ओवर करते देखा है, अयूब खान से उसने कैसे टेक ओवर किया, फिर भुट्टो साहब के इत्तला से वो मैंने देखा, फिर ज़ियाउल हक कैसे, ये सब कुछ देखा है। लेकिन इमरान खान साहब एक आईनी अमल के जरिए तारीख़ अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में इक़्तिदार से अलहदा हुए। अब उनके पास दो सूरतें हैं, वो बिल्कुल ठीक है और वो जाएं और कहें कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की, इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को मेरे सामने खड़ा किया और उसने साथ दिया और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप फिर उनसे कह रहे हैं कि यार ऐसा कर लो, मेहरबानी करके तुम शिकस्त मान लो अपनी और मुझे अपना फाते मान लो, वापस ले आओ मुझे इक़्तिदार पर, फिर आपके साथ हमारा कौन सा मसला है? यानी अब जाकर मुज़ाकरात में कौन सी चीज मुज़ाकरात की थी? ठीक है सर, अब जरा मैं अब थोड़ा सा कुछ और बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। अमीर एहसन इकबाल साहब ने आज एतराफ़ किया कि पीटीआई के और नून लीग के राब्ते हैं और कोई कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। तो अभी आप कह रहे थे कि दोनों हेड ऑन है, तो अगर वो हेड ऑन है तो एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे राब्ते हैं और हमारी बातचीत हो रही है। नहीं, आप मेरे पास जी मैं अमीर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास आपसे। जी, इसमें सरदार अयाज सादिक साहब का नाम है नून लीग की तरफ से, एक और शख्सियत है, दो लोग हैं। इसी तरह से पीटीआई की तरफ से असद कैसर साहब से मेरी अपनी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हाँ हमारे राब्ते हैं, उन्होंने इसकी तायद की है। लेकिन जो हेड ऑन हेड वाली बात है उसमें कोई दो राय नहीं। हेड ऑन हेड है, कोलिजन है, लेकिन जो ये राब्ते हैं, ये देखिए, ये ना इन राब्तों से कोई बंधन बनेगा, ना इन राब्तों से कोई रिश्ता जुड़ेगा। ये रिश्ते बड़े कच्चे धागे के होते हैं राणा साहब। ये रिश्ते जब कच्चे धागे टूटते हैं तो फिर रिश्ते टूटते हैं। ये रिश्ते टूट चुके हैं। इन 20 दिनों में तो कोई रिश्ता बहाल होने वाला नहीं। इन 20 दिनों में तो कोई नाता, कोई बंधन जुड़ने वाला नहीं है। हाँ, 20 दिन के बाद, चूंकि हमारी एस्टैब्लिशमेंट का एक फैसला कुन किरदार रहा है पाकिस्तान में, हमेशा एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है एस्टैब्लिशमेंट हमेशा। और एस्टैब्लिशमेंट की सूरत हाल ये है कि हर 3 साल के बाद उसका खून तब्दील होता है, जैसे डायलिसिस होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं नहीं हो रहे और सूरत हाल तसादुम की तरफ ही बढ़ रही है। लगारी साहब, अमीर अब्बास ने तो ये का कहना है कि जी मामलात ख़राब हो रहे हैं मज़ीद बेहतरी की बजाय। ही रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि अब मैं एक वाक़या छोटा सा है, पता नहीं मुझे इस जब सुना, मैं पिछले दिनों यूके में था और वहाँ पर मेरी एक मुलाकात हुई बगदाद के एक रिटायर्ड फौजी अफसर से। सर मैंने उन्हें कहा कि यार आप दुनिया, इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, आपको क्या हो गया था? आपको जो दोस्तों में अमरीका ने घर से रवाना कर दिया और आप जो है शिकस्त खा गए, तो आप तो ठहरे भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमें अमेरिका ने शिकस्त नहीं दी। हम गलियों में जब निकलते थे तो हमारे अपने लोग हमें ईंटें और पत्थर मारते थे और वहां से जो है मारा जाता था, और सामने से अमेरिका मारता था, पीछे से हमारे लोग मारते थे। और इस वजह से जो है हम आइसोलेट हो गए थे अपने लोगों से। हम जाकर लोगों के घरों में घुस कर कहते थे अल्लाह के वास्ते हमें यूनिफॉर्म उतार कर हम देते हैं, हमें जो है वो सादा कपड़े दे दो, हम सादा कपड़े पहनकर बाहर जाएंगे। सादा कपड़े पहनकर निकलते थे, हमारे बूट देखकर वो लोग फिर हमारे ऊपर वो आते थे, फिर हमें मारना शुरू कर देते थे। ये सूरत हाल हो गई थी कि लोग हमसे नाराज थे। अच्छा, ये तो कौन सी पार्टी है जो ये कहेगी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के रवैये से मुतमईन है? वो तो जाहिर है उनके एक पार्टनर के तौर पर। ज़ियाउल हक ने कहा था कि हम इंतकाल इक़्तिदार नहीं करेंगे और पाकिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम शराकत इक़्तिदार करेंगे।
शराकत इक़्तिदार हुआ और सिविलियन हमेशा जूनियर पार्टनर रहे हैं। बिल्कुल और ठीक। उन्होंने कभी भी इक़्तिदार मुंतकली नहीं हुई है। अब ये सूरत है, क्या सियासी फरीक आपस में लड़ते भिड़ते हुए और आपस में एक दूसरे की शक्लें ना देखने के रवादार होते हुए अब अपनी फतह की मंजिल पर पहुंच सकेंगे? मैं इसको बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सीनियर सवाल। तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब और अभी रबास साहब हमारे साथ थे। और आने वाले वक्तों में क्या होता है, खुशाइंद बात होती है हमारे लिए, अमन सुकून शांति होती है, तो आने वाला वक्त रबास ने तो मेरा मुराल ही गिरा दिया कि जी हेड ऑन हुए। मैं जरा खुश हो रहा था सुबह के, चलो कहीं ना कहीं हम ना एक ब्रेक ले लें ताकि आप जरा और अपना मुराल बूस्ट अप करके दोबारा हम हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, इतनी सी ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। नाजरीन, सबसे हॉट खबर जो है ना वो ये है कि मैच चल रहा है, इसके आगे आपको क्या ही हम डेवलपमेंट दें। और मेरे ख्याल से बैठकर लोग जो छुट्टी कह रहे थे कि हम कैसे देखेंगे, जो ऑफिस गोइंग थे, अब तो वो इतना खुश हो गए, डबल मज़ा हो गया उनका कि भी अब छुट्टी भी हो गई और मज़े से बैठकर वो ना मैच एंजॉय कर रहे हैं। मैच चल रहा है, दिल की धड़कनें ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो रही हैं। और मज़े की बात यह है कि आईसीसी इवेंट के ये सेमीफाइनल में दोनों टीमें ना चौथी बार मद्दे मुकाबिल हुई हैं। अब किसके सर सजता है ये तो फिर अब मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कभी नहीं हराया। और जो अब इस वक्त सिचुएशन है, उनके तीन आउट हुए हैं और 9 ओवर में 51 किया है, जिसका मतलब है कि 5.25 की एवरेज से वो इस टाइम खेल रहे हैं। और जिसका पाकिस्तान के मैच पे बज़ाहिर इस वक्त ग्रिप है, लेकिन असल बात यह है कि जो अगले 11 ओवर है उसमें जो न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन है ना, वो 8वीं 9वीं तक जाते हैं और वो सारे ही हार्ड हिटर हैं। तो इस मौके पे आप देख रहे हैं कि बाबर आजम किस तरह अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करते हैं और जो आखिर के ओवर हैं उसमें जाके जो आई गेस मेरे ख्याल से 9th ओवर चल रहा है, 53 के ऊपर 3 आउट है मेरे ख्याल से। शाहीन ने एक आउट किया है और एक आउट नवाज ने किया, कॉटन बोल्ट किया है, एक मेरा ख्याल है रन आउट हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों ने अब तक जो अपनी बॉलिंग है वो अच्छी की है और लाइन लेंथ उनकी ठीक है, गेंद जो है वो उन स्पॉट्स पे कर रहे हैं जहाँ पे करना चाहिए। न्यूजीलैंड उनको रीड करके खेल रहे हैं। ओवरऑल रान साहब बात की जाए ना तो इंटरनेशनल T20 मैचेस के अंदर हमेशा से अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला देखें ना तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है इंटरनेशनल T20 मैचेस के अंदर। ख्वाजा आसिफ ने तो कहा है बड़ी दिलचस्प बात, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो 2028 में बाबर आजम कहीं वजीर आजम बनने के लिए ना निकल जाए कि मैंने वर्ल्ड कप जीत के दिया था। तो क्रिकेट का करिश्मा और क्रेज जो है वो बहरहाल मौजूद है। मुझे एक बताएं, आपको कैसा लगता है जैसे कि हम लोग न्यूजीलैंड अभी सेमीफाइनल में काफ़ी कोई हारा कोई जीता और उसके बाद हम आ सकें, आप सिर्फ मुझे बताएं, यहाँ रुलते खुलते ही आए हैं, लिटरली सीरियसली दुआओं के साथ ही समझ लीजिए, दवा वाली कोई हालत नहीं थी, दुआई लेके आगे गई है। आगे आपको क्या नजर आ रहा है इस T20 में? मैं आपको एक बात, ये हमें भी समझनी चाहिए बात, ये गेम है, ठीक है, ये कोई जंग नहीं है। पाक भारत मैच होता है तो हम उसे ऐसे लेते हैं जैसे कोई जंग होने जा रही है। और लेकिन निसार साहब इस टाइम पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी जो क्रिकेट टीम है वो कारकर्दगी की वजह से पहुंची है। अभी इस T20 में उसकी कारकर्दगी को पता नहीं क्या हुआ है। बात यह है कि बाबर आजम खुद सेमीफाइनल में पहुंच के पीछे मुड़ के देख रहा था कि उन्होंने तका के नहीं देता है, ठीक है ना, उसे तो खुद नहीं यकीन था कि मैं न्यूज़ में आ सकता हूँ। लेकिन जो मैं आपको फाइनल एक चीज़ बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की मैच पे ग्रिप है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके 54-55 है, 10 ओवर हो गए, यानी 5-5.5 की एवरेज से कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी आखिरी 10 ओवरों में अपनी ग्रिप को कायम रखते हैं तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान फाइनल ना खेले और इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल खेलेगा इंशाल्लाह। अब देखें, अब तक की जो 1 बजे तक की डेवलपमेंट थी उसके साथ हम हाजिर है सारी तबज़रे लेकर, और अब तो मैच जो है वो कि चल रहा है और वो क्या रुख मोड़ किस तरह लेकर बैठता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट मंडे को, बशर्ते ज़िंदगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।